सभी विद्यार्थियों का आज के विज्ञान पीजी महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस तथा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम आज नेक्स्ट क्लास बीए बीएससी सेकंड ईयर ज्योग्राफी पेपर फर्स्ट है संसाधन भूगोल, इसकी यूनिट फर्स्ट चल रही है और यूनिट फर्स्ट में है टॉपिक नंबर है जल संसाधन। देखो जल संसाधन टॉपिक्स जल संसाधन। तो इस टॉपिक में से प्रश्न बन गया है विश्व के जल संसाधनों के वितरण का विवरण प्रस्तुत कीजिए तथा भारत में जल संसाधन संरक्षण की विभिन्न तकनीकों पर प्रकाश डालिए। यानी इसमें दो प्रश्न आए हैं, पहला जल संसाधनों का विश्व वितरण तथा सेकंड भारत में वाटर कंजर्वेशन सिस्टम यानी जल संरक्षण के बारे में। अब इसमें हम बात करते हैं आंसर में। देखो ठीक है, तो देखिए जीवन के लिए जल मुख्य आवश्यकता है। हमारी क्रियाशीलता स्वच्छ जल पर निर्भर करती है। पृथ्वी का संपूर्ण जलीय भाग जलमंडल कहलाता है। जलमंडल में जल तीन रूपों में मिलता है। देखो कौन कौन से रूपों में मिलता है। नंबर फर्स्ट है वो है ठोस। ठोस रूप जल का कैसा है, वो है हिम रूप यानी बर्फ के रूप में। सेकंड अगर बात करें रूप की तो वो तरल। तरल में खुद क्या है, स्वयं जल हो गया द्रव अवस्था में, तथा गैस यानी वाष्प। गैस अवस्था में क्या है, जल वाष्प। जल वाष्प ठीक है, तो तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। जलमंडल का लगभग 97.2% भाग यानी 97.2 जल लवणीय खारा समुद्री जल के रूप में मिलता है। शेष 2.8% जल है वो स्वच्छ जल पाया जाता है, स्वच्छ जल के रूप में मिलता है। अब ये जो 2.8 ये तो कैसा जल है, यहाँ पे लवणीय, और ये कैसा है, स्वच्छ जल। अब ये जो स्वच्छ जल पाया जाता है ये देखो कहां कहां पाया जाता है। ये स्वच्छ जल हिम चादरों तथा पर्वतीय हिमनदों तथा भौम जल के रूप में उपलब्ध होता है। देखिए मैं इसको मिटा रहा हूं, आप लिख लिया करो साथ के साथ में। इसको एक आप डायग्राम से भी दर्शा सकते हो इस प्रकार से। और यहां पे दर्शा सकते हो 97.2% महासागरीय जल। ठीक है, इसके बाद आप इसको जो 2.8 था इसको अलग अलग दो भागों में दर्शा सकते हो। कैसे, जैसे 0.63% ये तो क्या हो गया, धरातलीय जल जो मीठा स्वच्छ जल है, धरातलीय स्वच्छ जल। ठीक है, 8 तथा ये 2.15 ये हो गया हिम चादर, हिम चादरों के रूप में मिलने वाला जल। ठीक है, आप इसको बना लिए होंगे, आपके पास 2-3 सेकंड का समय है, आप या स्क्रीनशॉट ले लिया। आप देखो स्थल मंडल तथा भूमंडल या स्थलमंडल तथा वायुमंडल के मध्य होने वाले जल के संचरण को जलीय चक्कर कहा जाता है। अब देखो इस जलीय चक्कर को क्या है, यानी पृथ्वी पर जलीय चक्कर जब तक चलता रहेगा जल की कमी नहीं होगी। एक क्षेत्र विशेष में जल की कमी हो सकती है, पर जब तक जैसे समुद्रों से वाष्प के द्वारा जल ऊपर उठेगा तथा ऊपर उठने के बाद में संघनन की क्रिया द्वारा सापेक्ष आर्द्रता व निरपेक्ष आर्द्रता के संघनन के संतृप्त जो अवस्था है उसमें बादलों वगैरह का निर्माण होगा, संघनन क्रिया होगी, उससे जल वापस नीचे गिरेगा। पाले के रूप में तो वर्षा के रूप में या हिम के रूप में, जो हिम के द्वारा हिम टोपियों में जो आजादी हो जाता है उसके बाद में
बर्फ पिघलने के बाद में वापस नदियों के माध्यम से वो जल समुद्रों में चला जाता है। तो ये एक प्रकार से, या वर्षा के माध्यम से जल, तो ये जलीय चक्र जब तक चलता रहेगा जब तक पानी की कमी नहीं होगी धरातल के ऊपर। स्वच्छ जल की भी कमी नहीं होगी और खारे जल की, दोनों की कमी नहीं होगी। पर्टिकुलर एक क्षेत्र विशेष की परिस्थितियां, वहां की जलवायु के कारण किसी क्षेत्र में जल की कमी कम या अधिक हो सकती है। अब बात करते हैं, देखो वर्षा होने के उपरांत कुछ जल मृदा में वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में लौट जाता है। कुछ भाग मिट्टी में रिसकर भूमिगत हो जाते हैं। कुछ भाग धरातल पर बहकर जो नदियों के द्वारा महासागरों में पहुंच जाता है। अब देखो, भूमंडल में जल 3 रूपों में पाया जाता है। तीन रूपों में पाया जाता है। नंबर 5 अगर बात करें तो है भौम जल। सेकंड है वो है धरातलीय जल या स्थलीय जल। और थर्ड है वो है महासागरीय जल। अब नंबर 5 देखो, वो है भूमिगत जल। तो देखो यहां पे एक का वर्णन ले ले। भूमिगत जल भू सतह के नीचे स्तर से छिद्रों तथा दरारों में विद्यमान जल को भूमिगत जल अथवा भौम जल कहते हैं, जो वर्षा की मात्रा एवं गति, वर्षा के समय, वाष्पीकरण की मात्रा, तापमान, भूमि के ढाल, वायु की शुष्कता, सेलों की रंध्रता एवं अभेदनता, वनस्पति आवरण तथा मृदा की जल अवशोषक क्षमता से नियंत्रित होता है। भूमिगत जल कुल जल संसाधन का 0.63% माना जाता है। 0.1% भी नहीं। जो कि 4 किमी गहराई तक विस्तृत रूप से फैला हुआ है, यानी धरातल के 4 किलोमीटर गहराई तक पाया। धरातल के नीचे मिलने के कारण इसे अधः सतही जल भी कहते हैं। भूमिगत जल गुरुत्व से प्रेरित होकर गहराई में बहता है। धरातल के नीचे भौम जल जल रूपों में संचित रहता है, जल भरों के रूप में संचित रहता है, जिसे कुआं खोदकर या नलकूप या हैंडपंप द्वारा धरातल पर लाया जाता है। इस जल के द्वारा पेयजल, औद्योगिक एवं कृषि कार्यों में उपयोग किया जाता है। अब सेकंड है वो देखो स्थलीय जल। स्थलीय जल देखो, पृथ्वी के धरातल पर जलराशि स्तर एवं गतिशील दोनों रूपों में पाई जाती है। गतिशील जलराशि का प्रमुख रूप नदियां एवं नहरें हैं। तो इसमें कौन सी पाई जाती हैं? नदियां या नहरें। जबकि स्तर जलराशि का प्रमुख रूप झीलें एवं तालाब है। जलीय स्वरूप के आधार पर जल भी विभिन्न रूपों में मिलता है। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हिमटोपियों तथा हिमनदों के रूप में तथा निम्नवर्ती भागों में द्रव अवस्था में मिलता है। धरातलीय जल महाद्वीपीय भागों पर वितरित होता है। संसार में 7 महाद्वीपों में से अंटार्कटिका महाद्वीप की भौगोलिक स्थिति अन्य से भिन्न है, जिस पर अधिकतर स्वच्छ जल हिम के रूप में जमा है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में स्थायी हिम क्षेत्र नहीं है। अंटार्कटिका एवं ग्रीनलैंड के अतिरिक्त अन्य स्थलीय भागों में हिम राशि पाई जाती है, जो हिम रेखा से ऊपर मिलती है। इस प्रकार धरातलीय जल संसाधनों में प्रमुख रूप से नदियां, नहरें, झीलें, तालाब तथा हिम राशियां हैं। इनमें से नदियां महत्वपूर्ण है। नदियां उच्च पर्वतीय क्षेत्र, हिमाच्छादित चोटियों, झीलों आदि से निकलकर विस्तृत भूभाग पर प्रभावित होती है। अब देखो, मुख्य रूप से स्थलीय जल संसाधनों का मानव द्वारा उपयोग है। मानव का उपयोग है नंबर 5 है। बात करते हैं घरेलू क्षेत्र में।
घरेलू क्षेत्र में जल की आपूर्ति के द्वारा किया जाता है, यानी घरेलू क्षेत्र में मुख्य रूप से। दूसरा है घरेलू क्षेत्र में किस प्रकार से सब्जी बनाने, खाना वगैरह बनाने से लेकर नहाने धोने वगैरह, ब्रश वगैरह, धुलाई वगैरह सब प्रकार में जल का उपयोग किया जाता है। आप सब लोग जानते भी हैं, इसे अवगत भी है। औद्योगिक जलापूर्ति में औद्योगों में विभिन्न पदार्थों को ठंडा वगैरह तथा गर्म करने के लिए भी किया जाता है। मत्स्य उत्पादन में विभिन्न प्रकार के जो मछली उत्पादन केंद्र है उनमें भी जल का उपयोग किया जाता है। फसलों की विभिन्न प्रकार से सिंचाई करने के लिए भी जल का उपयोग किया जाता है। नौ परिवहन के लिए भी किया जाता है। जल विद्युत उत्पादन में भी किया जाता है। खनिज संसाधनों की प्राप्ति में भी किया जाता है। विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन काफी गहराई पे रहते हैं तो उनको पानी के द्वारा स्थलीय उनमें पानी से गहरी कर लिया जाता है। जिस प्रकार से कई शहर है जो जनसंख्या यानी नगरों की बसावट नदियों के किनारे हुई है, जिस प्रकार से हम देखा जाता है कि गंगा, यमुना, चंबल वगैरह आदि नदियों के किनारे कोई ना कोई नगर पहले से बसा हुआ है और वहां पे जनसंख्या बढ़ती हो गई। यानी उन्होंने देखा है कि अपनी जलापूर्ति निश्चित करने के लिए वो नगरीय क्षेत्र जलों के जल जो नदियां व झीलों तथा तटों के किनारे विकसित हुए हैं। अब देखो महासागरीय जल संसाधन नंबर 3 है महासागरीय जल संसाधन। भूतल का लगभग 72% भाग महासागरीय जल से आच्छादित है, जिसकी औसत गहराई 3 से 3.5 किमी है। सभी स्थलखंड महासागरीय जल से घिरे हुए हैं। ग्लोब पर वातावरण का सबसे बड़ा तत्व महासागरीय है। महासागर केवल क्षेत्रफल में ही बड़े नहीं है, गहरे भी है। समुद्र तल से ऊपर उठे हुए संपूर्ण महाद्वीपीय पदार्थ का घनत्व महासागरों के आयतन से कई गुना अधिक है। पृथ्वी के तल का समस्त ऊंचावत यदि काटकर भूतल पर फैला दिया जाए तो समस्त भूमंडल में 3.5 किमी गहरे महासागर में डूब जाएंगे। यानी महासागरों की तली है वो सर्वाधिक फैली हुई है, वो सर्वाधिक क्षेत्रफल में है। समस्त महासागर एक विशाल आपस में मिले हुए इकाई के रूप में है। पृथ्वी पर मुख्यतः 5 महासागर है, जिनका क्षेत्रफल 3678 लाख वर्ग किमी है। 3678 लाख वर्ग किमी है। विश्व के महासागरों में अगर बात की जाती है तो नंबर 5 है, वो है प्रशांत महासागर, जिसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है और इसकी औसत गहराई 4188 मीटर है। सेकंड है अटलांटिक महासागर तथा थर्ड है हिंद महासागर और अगला फोर्थ है आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव तथा अंटार्कटिक महासागर है वो दक्षिणी ध्रुव महासागर। तो इसकी जो महासागर है वो अंटार्कटिका उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में आर्कटिक। प्रशांत महासागर में सबसे बड़ा महासागर है जिससे संपूर्ण पृथ्वी का लगभग आधा जल भरा हुआ है। तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। विस्तृत है जलीय, इसी कारण प्रशांत महासागर को जलीय गोलार्ध के नाम से भी जाना जाता है। प्रशांत महासागर की औसत गहराई 4280 मीटर है। इस महासागर के प्रमुख सागर बेरिंग, ओखेटक, जापान, चीन, सल्लू, जावा सागर, सेलबीज सागर, कैलिफोर्निया तथा एल्यूसियन सागर प्रमुख है। जलमंडल का दूसरा बड़ा हिस्सा अटलांटिक महासागर के रूप में विद्यमान है। यह 8.2 करोड़ वर्ग किमी में विस्तृत है। इसके तटों में ग्रांट बे, जॉर्ज बे, सेंट पियरे बे, सेविल द्वीप बे तथा डागर बे प्रमुख है। भूमध्य सागर, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, काला सागर, एंजियन सागर, एड्रियाटिक सागर, बेफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी तथा कैरिबियन सागर इसके प्रमुख सीमांत सागर है। विश्व का तीसरा बड़ा जलीय क्षेत्र हिंद महासागर है, जो उत्तर में एशिया, पूर्वी से पश्चिम में अफ्रीका तथा दक्षिण में अंटार्कटिका सीमा से सीमाबद्ध है। इसके सीमांत सागरों में बंगाल की खाड़ी, मोजाम्बिक चैनल, अरब सागर, लाल सागर, फारस की खाड़ी, अदन की खाड़ी, अंडमान सागर, ओमान, कच्छ तथा कैम्बे की खाड़ियां मुख्य रूप से इसके अंदर सम्मिलित है।
आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव के चारों ओर तरफ फैला हुआ है। दक्षिणी ध्रुव में अंटार्कटिका महाद्वीप, जिसके गिरने वाले महासागर में अंटार्कटिका महासागर कहते हैं। महासागरीय जल की जो विशेषताएं देखो वो निम्न है। अगर हम महासागरीय जल की है वो विशेषताओं की बात करें तो नंबर फर्स्ट देखो, महासागरीय जो जल की विशेषताएं वो निम्न है। नंबर फर्स्ट है, महासागरीय जल लवण की मात्रा अधिक होती है। इसमें जो है सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम के लवण सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा महासागरीय जल का घनत्व सामान्य जल के घनत्व से अधिक होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो महासागरीय जो महासागरों और सागरों के जल में 3 प्रकार की जो गतियां हैं वो पाई जाती हैं। इसमें लहरें, धाराएं और ज्वार भाटा मुख्य रूप से 3 गतियां हैं। महासागरों में पौधे और जंतुओं की असंख्य किस्में पाई जाती है। जिन महासागरों या सागरों के तट कटे फटे होते हैं वहां पे मग्न तट काफी दूर तक फैला रहता है, जहां निमज्जन और उमंजन के कारण बहुत सी प्राकृतिक समुद्र पतन बन जाते हैं तथा तट मानव के लिए उपयोगी होते हैं। तो महासागरों का जो मुख्य उपयोग देखो, महासागरों के नंबर फर्स्ट उपयोग की अगर बात करें तो नंबर फर्स्ट है, महासागरों से खनिज पदार्थ और रासायनिक पदार्थों की प्राप्ति होती है। दूसरा है व्यापारिक परिवहन, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन का 98% महासागरों द्वारा संपन्न होता है। महासागरों की समीपता मानव के स्वास्थ्य के लिए अनुकूल रहती है। अगला है, महाद्वीपों पर वर्षा का मूल स्रोत महासागरीय है। महासागर तापमान को भी कम और नियमित करते हैं। महासागरों से खाद्य पूर्ति के विभिन्न समुद्र सूक्ष्म प्लवक वनस्पति या अनंत भंडार होते हैं। इनमें मछलियां, स्पंज, केकड़े, सीपी, घोंगे, युति तथा समुद्री स्तनपायी जीव भार संख्या में प्रतिदिन पाए जाते हैं। महासागरीय नौ परिवहन द्वारा यात्रा, बाहर या संचार के साधनों के लिए भी मुख्य रूप से की जाती है। अब देखो भारत में जल संसाधन संरक्षण की विभिन्न तकनीकें। देखो भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में जल संकट निरंतर बढ़ रहा है। जल संकट का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट रहा है। वर्तमान में बढ़ती जनसंख्या, आबादी, जल से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें जल स्रोतों का है वो प्रबंध मुख्य रूप से करना चाहिए, जिसके लिए विभिन्न भौगोलिक अवस्थाओं तथा परिस्थितियों में उपयुक्त विधि अपनाकर जल को संरक्षण प्रदान करना है। इसमें निम्न विधियां हैं। नंबर 5 है जल की प्रदूषण से सुरक्षा। जल की प्रदूषण से सुरक्षा। भारत में जनसंख्या वृद्धि और औद्योगों और परिवहन साधनों में तीव्र विकास से न केवल जल का उपयोग अधिक से वृद्धि हो गई है, बल्कि इससे नदियों, झीलों में प्रदूषण को बढ़ावा दिया गया है। नदियां और झीलें समुद्र में अपेक्षा कहीं अधिक प्रदूषित होती है, क्योंकि इनमें औद्योगिक अपशिष्ट या वेद पदार्थ बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं। या औद्योगिक जो इनके नदियों के किनारे तट पर बसे हुए जो नगर है उसके द्वारा भी क्या होता है, इनमें विभिन्न प्रकार के जो औद्योगिक पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ है वो इसमें मिले हैं। अलग से सिविल लाइन जो वाहित जो मल है उसके द्वारा भी ये मुख्य रूप से जल का प्रदूषण हो रहा है। जल संरक्षण की दृष्टि से यह आवश्यक है कि अपशिष्ट युक्त जल को शोधित करके प्रयोग में लाया जाए। इसके अलावा नदियों में अपशिष्ट पदार्थ जो डाले जाते हैं जल में न बहाकर उसे शोधित करने के बाद ही नदियों में डाला जाए। इसलिए अपशिष्ट जल के शोधन के अनेक विधियां हैं। यांत्रिक शोधन विधि द्वारा जल को शुद्ध किया जा सकता है। सेकंड है भौतिक रासायनिक शोधन।
रासायनिक शोधन विधि के द्वारा भी जल को वो है शुद्ध किया जा सकता है। देखो पहला नंबर है भौतिक रासायनिक शोधन चलन। नंबर फर्स्ट बात करते हैं हम यांत्रिक शोधन विधि की, या इसको जैविक जो शक्तियां हैं उनसे भी हिसाब कर सकते हैं जैविक शोधन। तो नंबर फर्स्ट देखो यांत्रिक से किस प्रकार, इस विधि में जल में घुले पदार्थों को विशेष उपकरणों द्वारा छानकर जल से अलग कर दिया जाता है और शुद्ध जल प्राप्त कर लिया जाता है। भौतिक रासायनिक विधि इसमें जल में कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ यानी अधिमिश्रण के शोधन किया जाता है। रासायनिक जो अभिकारक का प्रयोग किया जाता है इस शोधन के लिए जल अपघटक, विद्युत अपघटक, आयन विनिमय, अवशोषण, क्लोरीकरण, स्कंदन, ओजोनीकरण आदि विधियां प्रयोग में ली जाती है रासायनिक विधि को से जल साफ करने में। जैविक शोधन, जैविक शोधन में जल में घुले हुए कार्बनिक पदार्थों में अधिमिश्रण को नष्ट करने के लिए सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है, जिससे उसमें जल में जो हानिकारक जीव है या उनको खाकर वो बिल्कुल से स्वच्छ कर देते हैं। अगला है जल का पुनः वितरण करना। सेकंड है कुछ क्षेत्रों में जल अधिक मात्रा में पाया जाता है जबकि कुछ क्षेत्रों में आवश्यकता से बहुत ही कम जल उपलब्ध होता है। नदियों के जल को दो तरह से पुनः वितरण किया जा सकता है। नंबर फर्स्ट है जलाशय। देखो जलाशय से किस प्रकार से, जलाशय से जल विद्युत उत्पादन करके कृषि भूमि में सिंचाई के लिए भी उपलब्ध जल कराते हैं। वह जल परिवहन नगरों तथा सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों को जल की पूर्ति कराते हैं। इसके अतिरिक्त मत्स्य पालन का विकास व मनोरंजन आदि के लिए उसका डबल बार प्रयोग किया जाता है। अगला है नहरें। देखो नहरों से विशेष रूप से केवल जल पुनः वितरण के लिए महत्वपूर्ण बल्कि परिवहन मार्गों के रूप में भी उपयोगी है। नहरों द्वारा जल को अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से कम वर्षा के क्षेत्रों में पहुंचाकर मानव जीवन की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। इससे मरुस्थलीय क्षेत्रों को भी नया जीवन मिल जाता है। अगला बात करते हैं भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग। भूमिगत जल का विवेकपूर्ण, पृथ्वी पर अधिकांश जलापूर्ति भूमिगत जल द्वारा होती है। भारत में भूजल का सर्वाधिक उपयोग कृषि कार्यों में किया जाता है। कृषि जलवायु दशाओं के अनुसार जल की मांग वाले फसलें न बोकर व्यापारिक महत्व की फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। भूजल का विवेकपूर्ण दोहन करके ही जल की मात्रा को आनुपातिक रूप से बचाया जा सकता है। उद्योगों में भूजल के उपयोग से कमी लाई जानी चाहिए। भूजल के पुनः भरण हेतु आवश्यक अपवाह तंत्र को भी सुरक्षित किया जाना चाहिए। अगला फोर्थ है सिंचाई की आधुनिक विधियों का प्रयोग। सिंचाई की जो आधुनिक विधियां हैं कृषि क्षेत्र में आवश्यक जल की पूर्ति सतही जल स्रोतों तथा भूमिगत जल स्रोतों से होती है। सतही जल का कृषि में उपयोग नहरों व तालाबों तथा भूमिगत जल का उपयोग कुओं तथा नलकूपों द्वारा होता है। सिंचाई की उन्नत विधियां अपनाकर जैसे ड्रिप सिंचाई, फव्वारा सिंचाई, जल के बड़े भाग को सुरक्षित किया जा सकता है। तो इससे जल की है वो 50% जो बूंद बूंद सिंचाई और फव्वारा सिंचाई है, मिनी फव्वारा, स्प्रिंकलर सिंचाई है, उनमें जल की 50% तक बचत होती है। अगला है वनावरण में वृद्धि। देखो वनावरण में वृद्धि, वनोन्मूलन के कारण वर्षा जल का अधिकांश भाग बिना भूमिगत हुए लवणीय सागरों में मिला हुआ है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले
क्षेत्र जैसे चेरापूंजी में गत दशक जल संकट उत्पन्न हो गया है, क्योंकि चूना पत्थर के खनन हेतु वनावरण को नष्ट कर दिया गया है। फलस्वरूप वर्षा जल तीव्रता से प्रभावित होकर नदियों में मिल जाता है। नदियों एवं तालाबों के किनारे वृक्ष लगाने की प्राचीन परंपरा को पुनर्जीवित करना चाहिए। साथ ही बंजर भूमि तथा पहाड़ी नालों पर वृहद स्तर पर वनावरण विकसित करने के साथ साथ में अतः वृक्ष जल की मांग को कम करने के साथ ही जल स्रोतों में पुनर्भरण में सहायक है। अगला है फसल प्रतिरूप में परिवर्तन। फसल प्रतिरूप में परिवर्तन देखो, कृषि जलवायु दशाओं के अनुसार फसल बोने पर अतिरिक्त जल की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन लाभकारी व्यापारिक फसलों को अधिक जल की आवश्यकता होती है। अतः जल की उपलब्धता कम होने तथा फसलों में जल की अधिक मांग के कारण भूजल का अतिदोहन किया गया है और जल संकट उत्पन्न हुआ है। अतः कृषि जलवायु दशाओं के अनुकूल फसल प्रतिरूप अपनाया जाए। जल की कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों में कृषि वानिकी तथा बागाती कृषि को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अगला है सातवां है, वो है बाढ़ प्रबंधन। बाढ़ प्रबंधन भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 करोड़ हेक्टेयर है, में से 4 करोड़ हेक्टेयर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के अंदर सम्मिलित किया जाता है। तट बंधों एवं नहरों के निर्माण करके बाढ़ के नुकसान से बचाव के साथ साथ जल के बड़े बहाव को संरक्षित भी किया जा सकता है। सघन वृक्षारोपण भी बाढ़ की सुरक्षा प्रदान कर जल को मृदा में शोषित करने में सहायक होते हैं। भारत में इस दृष्टि से गंगा, यमुना, महानदी, दामोदर, कोसी आदि के अपवाह तंत्रों पर बाढ़ प्रबंध के अंतर्गत से लेकर कुल 144 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर बाढ़ों से सुरक्षा प्रदान की गई है। तो ये समय अनुसार को ध्यान में रखते हुए आधुनिक तरीके अपनाने चाहिए। नगर निकायों द्वारा जल संरक्षण, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको टॉपिकों को लिख लिया होगा। आठवां है वो है नगर निकायों द्वारा जल संरक्षण। देखो, नगर निकाय द्वारा व्यक्तिगत आवश्यकता वाले जल के संरक्षण के लिए जल की मांग एवं आपूर्ति दोनों पक्षों का प्रबंध किया जाना चाहिए। शहरों में वर्षा जल को मकानों की छतों पर एकत्रित करने की व्यवस्था को नियमित लागू करना चाहिए, जिसे जल संरक्षण हार्वेस्ट। जल संरक्षण में व्यक्तिगत वो है महत्वपूर्ण चेतना तथा ये दर्शानी चाहिए, जिसे अभियान चलाकर मुख्य रूप से भारत में जल संरक्षण के पारंपरिक विधियां देखो। जल संरक्षण की पारंपरिक विधियों को अपनाकर, जो पहले से चली आ रही है उन विधियों को अपनाकर देखो, जल संरक्षण की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। वर्तमान ही नहीं, जब ऊपर से केवल धरातलीय जल था वो वर्षाकालीन में था और बाद में सूख जाता था, तो लोग क्या है जल संरक्षण को पारंपरिक तरीकों से यानी पुराने तरीकों से प्रागैतिहासिक काल में बचा के रखते थे, जब कुएं वगैरह नहीं थे। प्राचीन साहित्य शिलालेख आदि से इसके अनेक प्रमाण भी मिलते हैं। गुजरात का धोलावीर नामक स्थान खुदाई में मिली हड़प्पा कालीन बस्तियों के उन्नत जल संचयन की व्यवस्था मिली है। शिलालेख अभिलेखों से महाराष्ट्र के कोल्हापुर की उन्नत सिंचाई व्यवस्था का पता चला है। भारत में जल संरक्षण की उत्तम व्यवस्था के प्रमाण है वो रामायण, महाभारत, वैदिक, बौद्ध और जैन अभिलेखों में भी मिले हैं। इसमें देखो नंबर फर्स्ट है, हिमालय पर्वतीय प्रदेश में जल संचय करने के लिए कैसी है गुहिल पद्धति, गुहुल प्रणाली पाई जाती है। गुहुल नामक प्रणाली द्वारा हिमनद का पिघला हुआ पानी बहकर तालाब में संचरित कर लिया जाता है और एक पाइप के द्वारा इसको तालाबों द्वारा भेज दिया जाता है। ये तो हो गई जो जम्मू कश्मीर में गुहिल पद्धति है। तथा इसी प्रकार तथा लद्दाख में क्षेत्र में लोगों द्वारा ऐसा ही मार्ग विकसित कर लिया जाता है जिसे जिंग कहते हैं। जिंग
कहा जाता है, जिसके द्वारा भी जल संरक्षण किया जाता है। इसी प्रकार अगर सेकंड बात करें, उत्तर प्रदेश में प्राचीन तालाबों एवं अन्य छोटे कुओं को नौला या बोची कहते हैं, जो इस क्षेत्र की परंपरागत जल संचय की उपयुक्त प्रणाली है। इसके दोनों किनारों पर वृक्षारोपण किया जाता है, जिसका पानी का वाष्पीकरण कम से कम हो। तीसरी बात करें अगर पूर्वी हिमालय में दार्जिलिंग में जो झोरा या झरना से सिंचाई होती है, सिक्किम में पेयजल के लिए झरनों या तालाबों का जल प्रयोग में लिया जाता है। अगली बात करें नागालैंड की। नागालैंड में जल जंबो या दूजा प्रणाली से जल संचय या जल संरक्षण किया जाता है। यह जल संरक्षण की जो है प्रभावकारी पद्धति है। अगला है मिजोरम में छतों के पानी को एकत्रित किया जाता है तथा मणिपुर में तालाबों के पानी से सीडी संग्रहित कर सीडी नुमा सिंचाई की जाती है। अगला है उत्तरी भारत में हरियाणा में कुआं नगरों के अतिरिक्त आबी तालाब वर्षा जल द्वारा संग्रहित किया जाता है। दिल्ली का सूरजगंड भी जो सूरजगंड बना हुआ है, सूरजकुंड भी परंपरागत जल संचय का उदाहरण है। बिहार की आहार पाइन व्यवस्था भी परंपरागत जल संचय की प्रणाली है। आहार तीन ओर से जल से घिरी हुई आयताकार होती है, जिससे पाइन द्वारा जल खेतों तक पहुंचाया जा सकता है। ब्रह्मपुत्र मैदान में जम्बोई विधि द्वारा जल संचय किया जाता है। इस विधि में जल संग्रह के लिए छोटी छोटी नालियां बना दी जाती है, जिसे पुंग कहते हैं। यह विधि बंगाल तथा विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित है। आसाम में तालाबों से लोहमिया लोग चवर चाचर विधि द्वारा जल लिया जाता है। मध्य प्रदेश की हवेली प्रणाली, कर्नाटक में केर प्रणाली प्रमुख है। महाराष्ट्र में फड़ प्रणाली जल संचय के लिए मुख्य है। वर्षा के पानी को तालाबों में एकत्रित करने के लिए सिंचाई मध्य प्रदेश में हवेली प्रणाली कहलाई जाती है। अगला है पश्चिमी तटीय भागों में गुजरात में काठियावाड़ क्षेत्र में जल संचय हेतु बावड़ियां बनाई जाती है, जिन्हें बाव कहते हैं। तमिलनाडु में जल संग्रह की ईरी प्रणाली से भी करते हैं। इसी प्रकार जिस प्रकार राजस्थान में जल संचय हेतु तालाब, झीलें, नाड़ी, पोखर, बावड़ी, सालरा, टोबा, नाड़ी के समान टाका, खड़ी आदि जल संरक्षण की विभिन्न पारंपरिक पद्धतियां बताई गई है। भारत में होने वाली वर्षा की प्रकृति मौसमी होती है। जल संचय का सिद्धांत यह है कि वर्षा के जल को स्थानीय आवश्यकताओं और भौगोलिक स्थितियों के अनुसार सिंचित किया जाए, यानी पर्टिकुलर क्षेत्र के अनुसार अलग अलग स्थितियां हो सकती है। जैसे राजस्थान में अलग प्रकार से, महाराष्ट्र में अलग, जम्मू कश्मीर में अलग, तो इनको वहां का जो जल संरक्षण की पद्धतियां हैं वो अलग अलग क्षेत्रवाई संसाधनों के अनुसार भी बटी हुई है, जिसके अनुसार जल का संरक्षण किया जाता है। इसी प्रकार से जो भारत में है जल की जो अत्याधुनिक तकनीक है, वो वर्तमान में मुख्य रूप से नहरों तथा बांध बनाकर उनका जो धरातल है उसको मुख्य रूप से कंक्रीट से या सीमेंटेड करके जो कि जल है नीचे भी नहीं जाए, और तथा ऊपर से क्या करते हैं रासायनिक केमिकल की या जो मानव के लिए लाभदायक न हो या वो केमिकल के ऊपर परत बिछा दी जाती है, जिससे क्या है कि वाष्पीकरण ज्यादा से ज्यादा नहीं हो और वो जल की कमी नहीं हो, क्योंकि वर्तमान में है वो जल की काफी अधिक मात्रा में कमी होती जा रही है। तो ये था भारत के अंदर जल संसाधन का, ये था विश्व के अंदर जल संसाधन का वितरण तथा भारत में जल संरक्षण की विभिन्न पद्धतियां थी जो क्षेत्रवाइज मुख्य है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। वहां तक के लिए धन्यवाद। आप लोग उनको शॉर्ट नोट साथ के साथ बना रहे हैं तथा यहाँ पे आप डायग्राम यानी नक्शा भी बना के बताएं, तो आपके नंबर अच्छे आएंगे।